बेवरी हिल्स की उस रात की उस आखिरी पहर में उस इमारत के बहुत से अपार्टमेंट्स चकमका रहे थे। उन्हीं बेशकीमत शीशे के चमकते अपार्टमेंट्स में से एक अपार्टमेंट इस वक्त दो नफूस कितने घंटों से एक ही हालत में बरजुमान थे। जैसिका अनिल के सामने वाले सोफे पर दम साधे हमतन गोश थी और अनिल उसको दौरान के मुतल्लिक बता रहा था। उसके ख्वाब तोड़ रहा था, वो ख्वाब जो एक हफ्ते से उसकी आंखें जागते हुए भी दिख रही थी। उसने जो कुछ भी सोचा था वाकई ही बस से पुश कहानी बहुत मुख्तलिफ थी। अनिल कोई उसका खुफिया चाहने वाला शहजादा नहीं था, वो तो बस किसी के कहने पे ये सब कर रहा था। लाउंज की खामोशी में अनिल की गंभीर आवाज़ गूंज रही थी। दुरान अपनी माँ से अपनी महरूमियों के बारे में सवाल करना चाहता था। उनसे पूछना चाहता था कि उसे यूं छोड़ देने की आखिर वजह क्या थी। पाकिस्तान से अपने अंकल की जायदाद के कागजात के साथ उससे अपनी माँ के बारे में जो थोड़ी बहुत मालूमात मिली, उसी पर यहाँ आकर उनकी तलाश शुरू कर दी। जैसिका बार बार निगाह उठाती, उसकी तरफ देखती और फिर झुका लेती। उसके बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब से लेकर अब तक सिर्फ अनिल ही बोल रहा था। 1 साल की अथक मेहनत के बाद जब तुम लोगों से मिले तो तुम लोगों की हालत और अपनी माँ की सेहत देखकर उससे इस तरह छुपकर मदद करने का फैसला कर लिया। जैसिका की निगाहों में बीते हुए पलों के सारे मंजर घूम गए। वो हालात वाकई ही उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन और दर्दनाक हालात थे। किन्सी हालत बदतर से बदतर हो चुकी थी। उसके पास ना तो उसके दवा के लिए पैसे थे और ना ही नशे के लिए। एक कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट था जिसका किराया लेने के लिए रोज़ मालिक उनके घर के चक्कर लगाता और बदतमीज़ी करता था। तब अचानक से सब बदल गया था। उसकी मुलाजमत हो गई थी, उसे पैसे मिलने लगे थे। पुरानी बातें याद करते हुए उसकी आंखों की पुतलियों में भी आंसू झिलमिलाने लगे। अनिल मतवातर बोल रहा था। तुम्हारी बेकरी में जॉब, तुम्हारी माँ के अस्पताल में इलाज से लेकर तुम्हें हर माह पैसे भिजवाने तक सब दौरान करता रहा है। वो हल्का सा चौंकी थी। हाँ, वो इतनी बड़ी बेकरी में अपनी मुलाजमत हो जाने पर हैरान तो बहुत हुई थी, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई थी कि वो मुलाजमत के लिए इतनी जगहों पर दरख्वास्त भेज चुकी है। शायद किसी ने बेवरी हिल्स में उसकी दरख्वास्त मुंतकिल कर दी होगी। उस दिन कैफे में भी हम दोनों वहां मौजूद थे और तुम्हें उस लड़के से बचाने के लिए मुझे दुरान नहीं कहा था। अनिल की बात पर जैसिका ने गहरा सांस लिया। अच्छा, तो वो सब दुरान के कहने पर करता था। पता नहीं, सब कुछ जानने के बाद भी दिल में अनिल के लिए पनपते जज्बात तब्दील नहीं हुए थे। सामने बैठा ये शख्स अब भी दिल धड़कने का सबब क्यों लग रहा था। अनजाने में ही सही, लेकिन वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। आह, लेकिन सामने बैठा ये शख्स वो कितने आराम से कह गया कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता है। देखो, मुझे नहीं पता तुम अब दुरान के बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन ये सच है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी माँ ने 1 साल बाद ही बाप के सुपुर्द कर दिया। बाप ने अपना प्यार तो क्या नाम तक नहीं दिया। यहाँ आया तो पता चला तुम उसकी बहन हो। तुम्हें बेकरी के शीशे से पार घंटों बैठकर देखता था। तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ तुम्हें दस्तियाब रहे और कोई परेशानी ना हो, इसलिए तुम्हें हर माह पैसे भेजता था। मुझे उनसे मिलना है। जेसिका ने अचानक उसकी बात काटी तो वो दफातन खामोश हुआ और फिर चंद सेकंड की खामोशी के बाद मुस्रफ लहजे में गोया हुआ। जैसी मैं ये सब कुछ जो तुम्हें बता रहा हूँ, दुरान इस बारे में नहीं जानता है। दरअसल उसने मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना कर रखा था। वो अभी भी तुम्हें उस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। दरअसल वो तुम्हें बाकी रिश्तों की तरह खोना नहीं चाहता। उसे लगता है जिस भी रिश्ते को उसके बारे में पता चलता है वो उससे दूर हो जाता है। अनिल ने दिलगीर लहजे में वसाहत दी और फिर तिजाही निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम वादा करो, तुम अभी उसे कुछ नहीं बताओगी। अनिल की इल्तिजाई लहजे पर वो संजीदगी से सर हिलाते हुए एकदम अपनी जगह से उठी। सूरज से सोफे के बाजू पर पड़ा अपना कोट उठाया और आस्तीनें चढ़ाने लगी। अनिल ने हैरानगी से भनवें सुकेड़ी और सोफे की पूंछ से टेक कर हटा था। आगे हुआ। कहाँ जा रही हो? जहाँ से आई थी। बहुत मुख्तसर और रूखा जवाब था। वो बेतासु चेहरे के साथ अपने कंधे पर बैग को लटका रही थी। रात बहुत हो गई है, सुबह चली जाना। अनिल उसकी बेरूही अच्छे से महसूस कर गया था। हाथों पर वजन डालते हुए अपनी जगह से उठा। नहीं, सुबह बहुत देर हो जाएगी। मुझे बेकरी वक्त पर पहुंचना है। यहाँ से बेकरी ज़्यादा नज़दीक है। मुझे मेरे घर जाना है। अब की बार उसके लहजे में सख्ती आ रही थी। वो अनिल से नजर नहीं मिला रही थी। यहाँ रुकना अब मखाल था। कल तक जिस अपार्टमेंट में वो बड़े हक से दंदनाती, इस गलतफहमी पर गुस्सी थी कि अनिल उसे दिलो जान से चाहता है, लेकिन अब ये पता चलने पर कि दिलो जान क्या, वो तो उसे चाहता ही नहीं है। अंदर कुछ चटक गया था। वो रोना चाहती थी, चीख चीख कर रोना चाहती थी।
इतने बरसों बाद एक एहसास से उसे खुशी थी, लेकिन अब उस एहसास के टूटने की खिड़कियाँ सीने में बेबस होकर उसका दम घुटने लगी थी। रुको, जाना बहुत ज़रूरी है तो मैं छोड़ आता हूँ। छोड़ दिया है तुमने? सपाट लहजे में कहती वो तेज तेज कदम तकली दरवाजे की तरफ बढ़ा चुकी थी। अनिल जो उसके आगे जुमले की चुभन को महसूस करता हुआ वहां जामिद खड़ा था, तेजी से एक तरफ रखा ऊपरी कोट उठाता उसके पीछे भागा। इतनी रात को वो उसे किसी सूरत भी अकेले जाने नहीं दे सकता था। पता नहीं क्यों इस समय वो उसके लिए ये सब दौरान की बहन होने के नाते नहीं कर रहा था। कुछ और था, लेकिन क्या था वो समझने से कासिर था। लकड़ी के स्याह दरवाजे के ताले के बाहर से खुलने की आवाज़ उभरी और कमरे में गूंज उठी। पलंग पर कंबल में लिपटा वजूद थोड़ा सा कसमसाया। कितने घंटों की खामोशी के बाद यह आवाज़ सुनाई दी थी। क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला और एक 20-22 साल के लगभग लड़का खाने की लवाजमात की ट्रॉली को सीटता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। ये छोटा और बिल्कुल बंद डरपानुमा कमरा था, जिसमें एक अदद पलंग, लकड़ी की मेज़ पर रखी पानी की बोतल और एक तरफ बाथरूम कम्बोर्ड के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे ही लड़का ट्रॉली को घसीटता हुआ आगे बढ़ा, पलंग पर लेटा वजूद एक झटके से कंबल को अपने ऊपर से उठाता हुआ उठ बैठा। वो बुरहान था, बिखरे बाल और परेशान हाल चेहरा। वो पिछले 2 दिन से इस कमरे में कैद था। हार्वी और ब्रूस से उसे अचानक फिल्म की शूटिंग से वापसी पर उठवा लिया और लाकर यहाँ बंद कर दिया था। वो लोग खुद भी यहीं छुपे हुए थे। हार्वी को दुरान पर पहले से ही शक था कि वो आम इंसान नहीं है, और अब जवेरिया के लिए उससे जैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया था। वो घबरा गया था। वो दोनों यहाँ छुप तो गए थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उन्हें अपनी हिफाजत के लिए कुछ और इकदाम भी करने थे, और बुरहान का अगवा उसी बात की पेश नज़र था। क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर को क्यों बंद कर रखा है मुझे यहाँ? पलंग पर से उठता वो लड़के पर चीखा था। उससे कल से कुछ भी नहीं खाया था। वो उससे बुरा हाल था, लेकिन इस वक्त उसे इस कैद की वजह जानने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसका मोबाइल छीन लिया गया था। कितने घंटों से वो भूखा प्यासा यहाँ बंद था। लड़का उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बिना वापस पलटने लगा, तो उसने एक झटके से उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। मुझे हार्वी और ब्रूस से मिलना है। उनको बुलाओ यहाँ। मुझे क्यों कैद किया है यहाँ? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? अब की बार वो इतनी जोर से चीखा था कि सामने खड़े लड़के ने आंखें मीच ली, और इससे पहले कि कोई वो जवाब देता, एक झटके से दरवाज़ा खुला और ब्रूस सिलमिलाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बुरहान के हाथ की गिरफ्त लड़के के कंधे पर से ढीली हुई। वो सूरज से निगाह उठाए पूरी तरह ब्रूस की तरफ मुतवज्जा हुआ। चीख क्यों रहे हो? मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? क्या ये सिला है तुम लोगों की मदद का? बुरहान ने पेशानी पर बल डाले शिकवा किया। ब्रूस ने लड़के को जाने का इशारा किया और उत पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे गुस्से से घूरता हुआ आगे बढ़ा। बकवास बंद करो अपनी। तुमने हमारी कोई मदद नहीं की है, बल्कि अपने भाई की मदद की है। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या हमें? ब्रूस की बात पर बुरहान ने हैरानगी से बन में सुकेड़ कर आंखें फैलाई। मतलब ये क्या कह रहे हो? मैं उसकी मदद क्यों करूँगा? एक मिनट। बुरहान ने सेन पर जोर डालते हुए हाथ खड़ा किया। लड़की तुम लोगों को मिल गई, सब काम अच्छे से हो गया, फिर ऐसा कैसे कह सकते हो? और मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? इल्ज़ाम? ये इल्ज़ाम नहीं है। तुमने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। तुरान ने और तुमने मिलकर हमारे साथ गेम खेला, और अब पुलिस जगह जगह हमें तलाश कर रही है। ब्रूस का चेहरा परेशानी की आकाशी कर रहा था। बुरहान उसे फटी फटी आंखों से तक रहा था। उसकी बातें समझ आने तक वो और उलझ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि दुरान ने शॉन को मार दिया है। हमारे गिरोह से जुड़े हर बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा सारा निज़ाम तबाह हो गया है। अब हमारे करियर तो एक तरफ, हमारी बाकी की ज़िंदगी तक खतरे में है। दुरान ने किया ये सब, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मैंने उसकी कोई मदद नहीं की है। तुम लोग मुझे यूं मुवर्ते इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हो। मुझे जाने दो यहाँ से। मेरी बीवी और वालिदैन परेशान हो रहे होंगे। बुरहान ने सबसे लाल होते चेहरे के साथ कहा और जनकदम आगे बढ़ा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, और हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक दुरान गिरफ्तारी की फहरिस्त से हमारे नाम को तल्फ नहीं करवाता। ब्रूस का लहजा दो टोक था। बुरहान का मुंह खुले का खुला रह गया। वो लोग आम लोग नहीं थे। जिस काम को वो मामूली समझ कर लालच में आ गया था, अब अंदाजा हो रहा था वो सब कितने खतरनाक थे और वो कहाँ फंस चुका था। दुरान दुरान ऐसा क्यों करेगा? वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों ने जो कहा मैंने किया। इसके बदले में तुम लोगों ने मुझे फिल्म दी। बस हमारा साथ यहीं तक का था। तुम लोगों की अब अगली कहानी क्या है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और ना मुझे जानने में दिलचस्पी है। मुझे यहाँ से जाना है बस।
बुरहान नाक को भींचे तेजी से आगे बढ़ा ही था कि ब्रूस के झटके ने उसे लड़खड़ाकर रुकने पर मजबूर कर दिया। चुपचाप वहां बैठो, समझे? और दुरान को तुम्हारे लिए ये सब करना ही होगा, नहीं तो हमारे साथ साथ तुम्हें भी सारी जिंदगी जेल की हवा खानी होगी, समझे? चल अब लगा अपनी बीवी को फोन और बोल उससे कि दुरान से कहे कि वो ये सब करे। ब्रूस से एक जेब से बंदूक निकालकर उस पर तानी और दूसरे हाथ से अजीबोगरीब से मोबाइल को हथेली पर रखा। चंद सेकंड से वह हैरत में डूबा, ब्रूस की तरफ देखता रहा और फिर कांपते हाथों से ब्रूस की हथेली पर से मोबाइल उठा लिया। दुरान कभी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा, उल्टा दुरान को ये सब पता चल जाएगा कि जवेरिया के अगवा में वो मुलविस था। उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे, हाथ कांप रहा था, वो बहुत बुरा फंसा था। दूसरी तरफ दूसरी ही घंटी पर फोन उठा लिया गया। दरवाजे पर बजती मुसलसल घंटी के बायस वो तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। असवंत से शादी किए उसे 2 हफ्ते हो गए थे। उससे असवंत की मदद ना सिर्फ उससे शादी करके की, बल्कि उसको अपने ही कैफे में मुलाजमत भी दिलवा दी थी। और अब वो दोनों पिछले 2 हफ्तों से एक ही फ्लैट में रह रहे थे। आज छुट्टी का दिन था। असवंत कुछ देर पहले ही किसी काम से घर से बाहर गया था। उसके जाने की कुछ देर बाद होने वाली घंटी पर वो समझी कि दरवाजे पर असवंत ही है। लंबे लंबे डाक भरती हुए दरवाजे पर पहुंची और उजलत में बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसे एक जोर का धक्का मिला। वो लड़खड़ा कर एक तरफ हुई। घर में दाखिल होने वाला नवीन था। गुस्से में लाल चेहरा, शेव पड़ी हुई। वो एक पल के लिए शशर रह गई। ये क्या बदतमीजी है नवीन? वो चीखती हुई पलटी, जबकि नवीन लाउंज के वस में कमर के दोनों अतराफ पर हाथ रखे गुस्से में लाल पीला खड़ा था। बदतमीजी? और तुम जो करती फिर रही हो उससे क्या नाम दोगी? हाँ, उसे ना सिर्फ उस फ्लैट का पता चला था, बल्कि यकीनन उसकी और असवंत की शादी की खबर भी हो चुकी थी। इनसे गहरी सांस ली और चंद कदम आगे बढ़कर उसके मुकाबले आ खड़ी हुई। तुम भूल रहे हो शायद कि तुम मुझे छोड़ चुके हो। रोब किस बात का चला रहे हो? मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूं अब। हाँ छोड़ दिया है, लेकिन क्या तुम उसकी सजा के तौर पर मुझे जलाने के लिए और मेरी जिद में आकर मेरे भाई से शादी कर लोगी? मैंने असवंत से तुम्हें जलाने के लिए यह जिद में शादी नहीं की है। उससे मुश्किल में मेरी मदद की थी, मैंने उसकी कर दी। मेरी जिद में की है, मैं जानता हूँ। तुम्हारी जिद में करनी होती तो मार्टन से करती, जो आज भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और मोहब्बत करता है मुझसे। तुम मार्टिन से मिल रही हो? तुम उसके पास क्यों गई? अब की बार तो नवीन के गुस्से में इजाफा हो चुका था। वो दांत पीसता हुआ उस पर झुका था। क्या मैं तुम्हें जवाब दे हूँ? किन से गुस्से से घूरते हुए लब भींचे। तुम हो। मैं नहीं हूँ। मैं जिससे भी मिलूं, जिससे भी शादी करूं, ये अब तुम्हारा मसला नहीं है नवीन, और ना होना चाहिए। तुम मार्टिन की नीयत से वाकिफ हो ना? तुमने मुझे तो मेरी ऐसी गलती की सजा दे दी जो मैंने अनजाने में बहक कर सरअंजाम दे दी और उस मार्टिन जैसे घटिया इंसान से मिलना जुलना शुरू कर दिया। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है अब मेरी? और तुमसे अच्छा ही है वो, बल्कि दुनिया का हर मर्द तुमसे अच्छा है। किन से चेहरे को आगे करते हुए सह खुंदा लहजे में उस पर तीर बरसाए। वो झुंझला गया था। हालत से साफ जाहिर था कि वो उसके बिना टूट चुका है। लेकिन इस मोहब्बत को लेकर वो क्या करती जब उसे एहसास नहीं था, और उसकी खातिर वो सब नहीं छोड़ सकता था जो वो चाहती थी। किन्जी, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? करती थी, अब नहीं करती। अब मैं नफरत करती हूँ तुमसे। नफरत के लफ्ज़ पर उसकी कनपटी की रगें तन गई थीं। उससे एक झटके से किन्स को अपने करीब किया और उसका गला दबोच लिया। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती हो। नवीन, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। किनसे घुट्टी आवाज़ और हाथ पांव मारना नाकाम जा रहा था। नवीन गुस्से में भरा उसकी हालत से बेखबर हाथ की गिरफ्त को मजबूत कर रहा था जब अचानक दरवाज़ा खुला और असवंत, जो किसी काम से वापस लौटा था, सामने का मंजर देखकर हैरत से पल भर को साकिन हुआ। फिर पागलों की तरह भागता हुआ दरवाजे से लाउंज तक पहुंचा। नवीन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? करीब आकर वो नवीन पर झपट पड़ा था। नवीन ने एक झटके से दूर किया। असवंत लड़खड़ाकर फिर से आगे बढ़ा और अब की बार ज्यादा कुव्वत से उसके बाजू को झटका। नवीन भाई, छोड़े इन्हें। नवीन के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ते ही किन्स बुरी तरह लड़क कर असवंत के गले लगी। वो बुरी तरह खांस रही थी, जबकि असवंत उसकी पुश्त सहला रहा था। नवीन आंखें चुनती ही अब सामने के मंजर को देख रहा था। चंद सेकंड यूं ही गुस्से जब अचानक ताली बजने की आवाज़ गूंजी। असवंत ने चौंक कर निगाह ऊपर उठाई। ओह, खूब, अब समझा मैं सब। नवीन ताली बजाता इस सजाया मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। तुम ठीक कह रही थी किन्सी। तुमने मुझे जलाने या मेरी जिद में शादी नहीं की, बल्कि मोहब्बत में शादी की है।
दोनों को इकट्ठे मेरे घर से निकलना और फिर एक साथ रहना। नवीन इन कुश को हवा में दाएं बाएं झुलाता तंजिया लहजे के साथ बात करता हुआ चंद कदम आगे बढ़ा। वो दोनों नासमझी से उसकी तरफ देख रहे थे। वाह, क्या मंसूबा था। दाद देनी पड़ेगी तुम दोनों को। नवीन ने ससाइए लब बाहर निकाले और फिर गुस्से से फुंकारता हुआ असवंत की तरफ मुतवज्जा हुआ। और तुम? गुस्से से उंगली असवंत की तरफ तानी, जब यकीन सब सांस बहाल करती हुई असवंत की दाईं तरफ खड़ी थी। घटिया इंसान, तुम तो मेरे भाई थे, मेरी ही बीवी पर गंदी नजर रखी। शर्म नहीं आई तुम्हें? नवीन भाई, गलत बात मत करें। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। असवंत ने तसब्सुब में अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, लेकिन वहाँ मामला बहुत संगीन हो चुका था। इससे पहले कि वो नरमी से नवीन को समझाता हुआ आगे बढ़ता, नवीन ने एकदम से जेब से बंदूक निकालकर उस पर दान दी। अच्छा, कैसा है फिर बताओ। नवीन, ये क्या कर रहे हो? किंस एकदम चीख कर आगे हुई। मैं इसे मार दूंगा। नवीन ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ एक निगाह किंस की तरफ देखा और फिर चपड़े भींचता हुआ असवंत की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो तासुफ से नवीन की तरफ देख रहा था। नवीन, नीचे करो गन, गोली चल जाएगी, पागल मत बनो। किंस और ऊंची आवाज में चीखी थी, लेकिन उस पर तो जैसे कोई असर नहीं था। मार दूंगा मैं इसको। ठीक है, पहले मुझे मारो फिर इसे मारो और जाओ। किंस एकदम से बाजू फैलाती असवंत के आगे खड़ी हुई। वो गुस्से से कांप रही थी, जबकि असवंत अब भी साकिन खड़ा था। 1, 2, 3 सेकंड। तुम? नवीन ने गुस्से से लब खींचकर बंदूक नीचे की और जेब में डाल ली। मेरी बात कान खोल कर सुनो। चुपचाप पाकिस्तान वापस लौट जाओ, नहीं तो अगली बार गोली तुम दोनों को चीरती हुई आगे जाएगी। नवीन ने उंगली असवन की तरफ करते हुए धमकी दी और फिर लंबे लंबे टाँग भरता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। किंस सूरज से पलटती और असवन स्लिप थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। असवन ने बेख्तियारी में अपनी बाहों का घेरा उससे घेरा लिया। वो इस वक्त तकलीफ में थी, बेतहाशा तकलीफ, और असवन का यूं उससे घेत बाहों को हायल करना जैसे चलते असाबों पर मरहम की तरह था। वो थकन से चूर थी और असवन का ये शफकत भरा साथ उसे तकवीत बख्श रहा गया। ये कमज़ोर लम्हा उन्हें सब भुला गया था। रात का पहर धीरे से सिरकते हुए दोनों के बीच वो लम्हा ले आया था जिसके बारे में दोनों ने नहीं सोचा था। यहाँ दिलों में मोहब्बत नहीं थी, बस एक रिश्ता, एक लम्हा, या फिर एक दूसरे की तकलीफ का एहसास था। कराची का मौसम गर्म था, लेकिन एयर कंडीशन कमरे में माहौल ठंडा और खुशगवार था। बेटी ने आहिस्ते से मुस्कुराते हुए सोफे की पुश से टेक लगाई, जबकि सुनैना की खनकती हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। मुझे तो अब हंसी आ रही है सोच सोच कर। याद है जब पहली दफा दुरान भाई को देखा था, बारिश में भीगते हुए? उफ, हाँ, वो लम्हा कैसे भूल सकती हूँ। वो दिलकश मुस्कुराहट को गहरा कर गई। पाकिस्तान पहुंचे आज दूसरा दिन था। वो सीधा सुनैना के घर आई थी। सुनैना का शौहर उसका भी कज़न था और वो बहुत अच्छा इंसान था। सुनैना अपने घर में बहुत खुश थी। उसकी बेटी के बाद एक बेटा था। घर के हालात बहुत अच्छे थे। 2 माह पहले जॉन इस दुनिया से रुखसत हो गया था, लेकिन उसे किसी ने खबर नहीं दी थी। सुनैना से पता चलने पर वो कल से रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। अब जाकर सुनैना ने दुरान की बातें करते हुए उसके सिंह को बांटने की कोशिश की थी। जोई, मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और अब्बा तुमसे नाराज नहीं थे। जाते हुए उन्होंने मुझे पास बुलाकर तुम्हारे बारे में पूछा था कि कैसी है वो, कहाँ है। सुनैना ने मोहब्बत से देखते हुए आहिस्ते यीशु से बताया। सुनैना की बातों पर पल भर में ही उसकी मोटी आंखों में आंसू चमक गए। हम्म, वो बमुश्किल हुनकारा भर कर सकी और आंसू गाल पर लुढ़क गए। फिर से रोना शुरू? ओ मेरे खुदा, मैंने क्यों जिक्र किया? सुनैना तासुब से उसे डांटती हुई अपनी जगह से उठी। उसकी तरफ बढ़ी ही थी जब चवेरिया की मोबाइल पर बजती घंटी पर मुतवज्जा हुई। मोबाइल पर दुरान का नाक जगमगा रहा था। मुझे तो जरा। इससे पहले कि जवेरिया फ़ोन उठाती, उस सोचा का मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और झट से कान से लगाया। हेलो दुरान भाई, कैसे हैं? सुनैना बात कर रही हूँ। फ़ोन उठाते ही वो पुरजोश अंदाज में तड़ाक तड़ाक बोल गई, तो दूसरी तरफ चंद सेकंड्स की खामोशी के बाद आवाज़ उभरी। जी मैं ठीक हूँ, जानता हूँ आपको। जी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी बीवी ने यहाँ आकर अभी तक रोने के सिवा और कोई काम नहीं किया। बस रोए चले जा रही हैं। मैंने तो बहुत समझाया है, लेकिन मेरी बात तो आज तक नहीं मानी इन्होंने। अब आप ही समझा कर देख लें। तर बोलती वो एक ही सांस में जवैया की घूरती नसों से बेनियाज दुरान को उसकी शिकायत लगा गई। दुरान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया और डोर का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया।
ये बात करें अपनी बीवी से और समझाएं इसे कि थोड़े अरसे के लिए आई है, रोती रहेगी क्या? सुनैना ने चहकते हुए कहा और फ़ोन हवा से बैठी जवेरा की तरफ बढ़ाया। जवेरा ने उससे घूरते हुए फ़ोन पकड़कर कान से लगाया और आहिस्ते से खोया हुई। हेलो। रो रही थी। दूसरी तरफ फौरन रोब से झाड़ा गया। स्विमिंग पूल के गिर चक्कर लगाते हुए वो वाकई उसके रोने पर परेशान दिखाई दे रहा था। नहीं तो। लबों को आपस से मिलाए साफ झूठ बोला और शरारत से देखती सुनैना को घूर कर देखा। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी याद तुम्हें और कुछ करने नहीं देगी, लेकिन तुम तो पाकिस्तान जाकर ऐसे भूली हो कि एक कॉल तक नहीं की। दुरान की शिकवे पर वो वाकई रोना भूलकर एकदम से सीधी हुई। दुरान, हर आधे घंटे बाद तो बात हो रही है हमारी। हाँ, हो रही है, लेकिन फ़ोन तो मैं कर रहा हूँ ना हर बार। तो एक ही बात हुई, आप करें या मैं करूं? मोहब्बत से कहकर दुरान को लाजवाब कर दिया। वो दिलकश अंदाज से मुस्कुरा दिया। पॉइंट है। वो मुस्कुराई, जबकि दुरान अब हफीज से अगला शिकवा कर रहा था। मैं तो ये समझ रहा था कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन मैं गलत था। मैं तुम्हें हर खुशी देने में कामयाब नहीं हूँ। वो एकदम से संजीदा हुई। आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। हाँ, वो सच कह रहा था। दुनिया में कोई भी इंसान आपके माँ बाप का नेमो बदल नहीं हो सकता, फिर चाहे वो बहुत जाने वाला शोहर ही क्यों ना हो। दुरान, मुझे अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ, जोवीद को गले लगाना चाहती हूँ और मैरी को चूमना चाहती हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश। दुरान की बात पर वो आंसू साफ करती मजीद रो दी। मैं आता हूँ तो दोनों मिलने जाएंगे। जोवित वही है ना, छोटा, पार्क में क्रिकेट खेला करता था। हाँ, वही है। तुम उसे लेने आती थी नीचे। आपको याद है? रोना भूलकर हैरत से सवाल किया। दुरान ने शरारत से लब खींचे। हाँ, तुम घूरती बहुत थी, इसलिए याद है। दुरान की बात पर बेसाख्ता उसका मुंह खुल गया, जबकि वो अब शरारत से हंसते हुए उसके जवाब का मुंतज़िर था। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जी हाँ, ऐसा ही था। बहुत घूरती थी। मैं सोचता था इस लड़की को क्या मसला है, ऐसे क्यों देखती है मुझे। हाँ, माना खूबसूरत हूँ, लेकिन क्यों घूरती है मुझे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अफी भरे लहजे में कहती हुई उसकी शरारत को हवा दी गई। तुम्हारे काम शर्मिंदा होने वाले ही थे। क्या? अब की बार तो वो चीख उठी। दुरान का कहका गूंज रहा था। वो मस्सूई हल्के से कुशन को घूर रही थी। हाँ, वो याद नहीं, छत पर कैसे चिमट गई थी। अब की बार तो वो वाकई शर्मिंदा हुई और चीख कर कहा, दुरान, क्या है आपको? बहुत प्यार। पर सा उसके जवाब पर चेहरा गुलाल हुआ। वो अब आउटडोर में रखी कुर्सी को देख रहा था, जहां वो बैठी कुरान पढ़ती दिखाई दे रही थी। मुझे यकीन है। आह, शुक्र है यकीन आया। बस तुम वापस आओगी तो तजवीद सिखाऊंगा और इंशाल्लाह पढ़ाने की फीस भी लूंगा। दुरान के शुक्र अदा करने पर और अगले मायने इस जुमले पर वो शर्माते हुए फौरन बात बदल गई। कब आएंगे मुझे लेने? और क्या बना बुरहान के मस्से का? उन लोगों ने कॉल करवाई है बुरहान से, ट्रेस नहीं हो सकी, लेकिन अब अगली कॉल पर हम मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। अगली कॉल ट्रेस हो जाएगी। वो भी फौरन संजीदा हुआ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो फिर बंद करता हूँ। तुम भी गपशप करो अपनी बहन से। जी। रोना मत। अब नहीं रोना बस। हम्म। आई लव यू। दुरान अब जवाब के इंतजार में खामोश था। वो लजाजत से मिनमिनाई, सुनैना पास है? दुरान का कहका जानदार था। वो उसी कहके की आवाज़ को अपने अंदर उतारती सरशार हुई। ओके ओके, बाय। दुरान के फ़ोन बंद करने के बाद उससे मुबहम सी मुस्कुराहट को लबों पर सजाए सर सोफे की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली। एक सुकून पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रहा था। दुरान के साथ बीते आखिरी लम्हों की बहुत सी शरीफ यादें लबों पर फैली मुस्कुराहट को गहरा कर रही थी। ऐसे ही खुश रहो हमेशा। सुनैना की आवाज़ पर उसने झीम कर आंखें खोली। वो मोहब्बत से उसे देख रही थी। गहरी सांस आरिश करते हुए सर को अस्वाद में हिलाया। अमेरिका, कैलिफोर्निया के साहिल समंदर में डूबता सूरज हर रोज़ की तरह एक और दिन के एहतताम पर सुरमाई रोशनी फैला रहा था। साहिल समंदर के अतराफ में बनी फ्लैट्स की इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद ये 19वीं सदी के तर्ज पर फ्लैट था, जिसकी बैल्कोनी में लकड़ी की रेलिंग के पास किंग्स पार्कर झूलती कुर्सी पर उदास सूरत बनाए बैठी थी। आधी आस्तीन वाले सफ़ेद शर्ट में मलबूस सर चेहरा लिए वो किसी उलझन का शिकार लग रही थी। उसकी कुर्सी से कुछ दूर पर बैठा नवीन मगर अंदाज में उससे कोई बात कर रहा था। यूं ही बात करते हुए उसकी खामोशी और उदासी को महसूस करते हुए वो अचानक खामोश हुआ।
ये वही किन्स पार्कर थी जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो भी उससे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत कि उसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेकता। वो आज मंशियात की क्रू को हैदराबाद किए उसके पास वापस लौट आया था। उसने ये सब सिर्फ किन्स की मोहब्बत में किया था। वो पिछले एक हफ्ते से उन लोगों से बचता यहाँ किन्स के फ्लैट में छुपा हुआ था। उसके यूँ सब छोड़ाने पर असवन भी बहुत खुश हुआ था और बहुत माफ़ी मांगने पर किन्स उसे माफ़ भी तो कर चुकी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। हर वक्त खामोश और सोच में डूबी रहती थी। असवन ने उससे अलहदगी अख्तियार कर ली थी और ये सब उसकी रजामंदी पर ही हुआ था, क्योंकि वो और नवीन पाकिस्तान जाकर फिर से शादी करना चाहते थे। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम खुश नहीं हो किन्सी? किन्स के उदास चेहरे पर निगाहें जमाए ऐसे ही से वो अपने हालात जाहिर कर गया जो पिछले एक हफ्ते से महसूस कर रहा था। किन्स से फौरन ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। मैं खुश हूँ नवी। मैं बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे दिल में कोई बात है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ, भला क्यों ना होंगी खुश। फिर मुझे वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर नज़र क्यों नहीं आ रही है? वो खुशी जो तुम्हें मेरे यूं लौट आने और सब कुछ छोड़ देने पर होनी चाहिए थी। अब तो वो सब हो रहा है जो तुम चाहती हो। सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारा हो बैठा हूँ। तुमसे फिर से शादी कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ हंसी खुशी रहेंगे। क्या तुम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? नवीन ने परेशान लहजे में सवाल किया तो सटपटाकर उसकी बात काट गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पाकिस्तान की किसी भी कोने में तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर तुम्हारी उदासी और परेशानी की वजह क्या है? नवीन, मैं हाथों को आपस से मसलते हुए वो रुक गई। नवीन हन्नूस परेशानी की शिकन नुमादार किए उसे देख रहा था। वो कैसे हिम्मत जताती और कैसे उसे ये बताती कि वो पिछले एक माह से अपने बातन में एक वजूद लिए भी रही है। वो वजूद जो एक खामोश लम्हे की मरहोने मिन्नत था। उस लम्हे में वो खुद को असवंत से ज़्यादा कसूरवार समझती थी। असवंत उस लम्हे में संभला भी था तो उससे नाकाम कर दिया था। उसके बाद वो बहुत दिन तक किनसे नजर नहीं मिला सका। दोनों की खामोशी का दौरानिया हफ्तों पर मुहित रहा और फिर उसे पता चला कि वो लम्हा यूं ही चुपचाप नहीं गुजरा था। उस लम्हे का एहसास शायद दोनों को नादम किए हुए था, लेकिन उसका नतीजा बहुत अनोखा था। माँ बनने का एहसास उससे जहाँ हैरान कर गया, वहाँ एक अनोखी खुशी भी देखा, क्योंकि वो इस एहसास के लिए कितने जतन किया करती थी ये वो ही जानती थी। किनसे जब असवंत को बताया कि वो माँ बनने वाली है, असवंत का बेहद परेशान होना उसे सब समझा गया कि वो लम्हा जो उन दोनों के बीच गुजरा किसी सूरत भी असवंत के दिल में उसके लिए कोई एहसास पैदा नहीं कर सका। असवंत की सूरत देखते हुए उसे ये फैसला ले लिया था कि असवंत अगर उसे छोड़ भी देगा तब भी वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाएगी और अकेले पालेगी। लेकिन अब पूरे एक माह बाद नवीन के यूं वापस आ जाने पर वह अजीब कश्मकश का शिकार थी। किन्स, बोलो क्या बात है? मुझे परेशानी हो रही है। नवीन की आवाज़ पर वो चौंक कर ख्यालात से वापस आई। वो वाकई परेशान सूरत बनाए उसके बोलने का मुंतज़िर था। नवीन, मैं माँ बनने वाली हूँ। मध्यम आवाज़ और नादिम लहजा। नवीन के माथे की शिकन ऊपर उठी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशानी से गायब होने लगी। चेहरा तपने लगा। देखो, गलत मत समझना। असवंत और मैं हम सिर्फ इस रिश्ते में बंधे थे, लेकिन हमारे दिलों में ऐसा कुछ नहीं था। बस वो एक कमज़ोर लम्हा था जिसमें ज़्यादा गलती मेरी थी। वो नसें चुराते हुए अपनी बात की वजाहत दे रही थी, जबकि नवीन दम साधे बैठा था। एक तमाचा था या उसका इम्तिहान। मर्द कितना कम सर्फ होता है इस मामले में। खुद कभी ऐसा कुछ जानबूझकर भी कर ले तो वो उसे मामूली बात लगती है और फिर औरत से धड़ल्ले से माफ़ी का तलबगार बन जाता है। पर जब यही गलती औरत कर ले तो उसका दम घुटने लगता है। और यहाँ तो किन से जो भी किया था असवंत की बीवी होते हुए किया था, फिर भी उसके दिल पर बेदर खोंसे पड़ रहे थे। मैं चाहती तो इस बात को तुमसे छुपा लेती, लेकिन मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अब हम दोनों इस बच्चे को अपना बच्चा समझ कर पाले। क्या स्वयं जानता है ये बात? नवीन के फीके से लहजे में किए गए सवाल पर एकदम से खामोशी छा गई। किन से आहिस्ते से सर को जंपिश थी। हाँ, मैं उसे बता चुकी थी। क्या कहा उसने? वो इस बच्चे को नहीं अपना सकता। वो रूबी से मोहब्बत करता है। मैंने उसे कहा था कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं इसे अकेले पालना चाहती हूँ। अब भी अगर तुम मुझे इस बच्चे को छोड़ने का कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकती। मुझे असवन से तो नहीं, लेकिन इस बच्चे से शदीद मोहब्बत हो गई है। आखिरी जुमला कहते हुए वो बहुत पुरस्सम लग रही थी। नवीन ने चंद सेकंड उसकी आंखों में देखा और फिर आहिस्ते ही से खोया हुआ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। किन्स के चेहरे पर फैलती खुशी इतनी थी
वो आंखों में आंसू चमकाए मोहब्बत से नवीन की तरफ देख रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिंस के चेहरे पर फैलती खुशी जितनी थी। वो आंखों में आंसू चमकाए मोहब्बत से नवीन की तरफ देख रही थी।